हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पेपर 1 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट, स्पिन और आपके लार्मर थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो, वैसे तो आज जो मेरे को स्टार्ट करना था वो वेक्टर एटम मॉडल था, है ना। लेकिन उसको समझने से पहले एक टॉपिक और मैं करवाना चाहती हूँ आपको, ठीक है। इसका पूरा डिटेल नहीं करवा रही, हूँ। जस्ट रिज़ल्ट और एक दो एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसके बाद ऐसा क्या हुआ था जिससे हमें वेक्टर एटम मॉडल की ज़रूरत मतलब उसको लेके आना पड़ा और वो क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो एक बारी सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स थ्योरी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक और मॉडल आया था कि उसने क्या क्या कहा, जिसके बेस पे हमें वो कॉन्सेप्ट भी लेके आना पड़ा, है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा बोहर्स थ्योरी आई थी, ठीक है। बोहर्स थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमने एक बार फिक्स लेके चल लिए थे, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, और इस इलेक्ट्रॉन वगैरह की जो एनर्जी है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, वो सारी चीज़ हमने निकाल ली थी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट भी लेके चलते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो हमने बहुत ज़्यादा हैवी मास का नहीं लिया है, राइट। एक ये भी फॉर्म आता है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका हैवी नहीं है, अगर न्यूक्लियस हैवी नहीं है तो आप उसको कैसे बताओगे। तो बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फाइनाइट मास का रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ, बस वहीं पे ही आपका ये चीज़ डिफरेंस आएगा कि कैसे आप उसको बताओगे कि अगर आप जो न्यूक्लियस है आपका, यानी कि ये प्लस जेड चार्ज वाला, उसको आप फाइनाइट साइज़ का लेके चल रहे हो, ठीक है। तो फाइनाइट साइज़ का लेने के बाद जो आपके रिडबर्ग, क्योंकि सारी की सारी उसमें हमने एनर्जी को रिडबर्ग फॉर्म में लिख दी थी, रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में, तो वहीं पे ही इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि आर एम इज़ इक्वल टू आर इनफाइनाइट, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट 1 प्लस में स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है। यहाँ पे बस आपको यही चीज़ इसके अंदर कंसिडर करना है। और यहाँ पे जो आपका फाइनाइट मास है वो आपके इनफाइनाइट मास जो आपका है उससे क्या है, बहुत छोटा है। कितने फैक्टर से छोटा है? बाय फैक्टर ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ठीक है। तो आपका ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस न्यूक्लियस को कैसा लेके चले बेटा, फाइनाइट साइज़ का लेके चले हो, तो फाइनाइट साइज़ का लेने के बाद आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है उसको भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। अब ये देखो कि ये जो आप सारा का सारा काम कर रहे थे ना बेटा, वो हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे थे। हाइड्रोजन के उसमें भी उसने क्या बताया था, सिंपली जो आपकी सीरीज़ आती जा रही थी ना, उन्हीं सीरीज़ को 5 तक वो बता पाया था, ठीक है। और जो मतलब और आपकी बहुत, जैसे एक यूँ कहते हैं ना कि एक बंडल है, बंडल के अंदर बहुत सारी लाइंस है, उनको और थोड़ा सा अच्छे से देखें तो उन लाइंस के अंदर से भी और लाइंस दिखती रहती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से, तो उन लेवल्स के अंदर और जो एनर्जी लेवल्स आपको दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। किसी भी चीज़ का फाइन स्पेक्ट्रा अगर हमें देखना है तो बोहर्स थ्योरी जो है वो फाइन स्पेक्ट्रा को आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी वजह से कौन आया, सोमरफेल्ड आए थे, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन बच्चे आपका नहीं आएगा पूरा उसमें, ठीक है। बहुत टाइम से ये आपके नहीं आता, एमएससी के लिए आता है, तो लेकिन वेक्टर एटम मॉडल के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। बोहर्स मॉडल could not explain the fine
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइंस। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन लिख लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस को के फाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। फाइन स्पेक्ट्रा या स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं बेटा जिसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं या फिर आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो और ज़्यादा उसके अंदर फिर से फर्दर डिवाइड हो जाए किसी भी और लेवल्स के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज आपके कोई 2 लेवल्स थे, ठीक है, उसमें से फर्दर आपके कोई और लेवल्स इसके अंदर आपके बन जाए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन मतलब यही निकलता है इसका कि आपके जो एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर से और बहुत सारी लाइंस हम उसके अंदर से कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा आप बोल सकते हो, ज़्यादा मतलब अच्छे से उस पैटर्न को सीन कर सके, उसको क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स और spectral lines into several closed and distinct component when observed under high resolution equipment। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन स्ट्रक्चर होता है बेटा कि किसी भी चीज़ को अच्छे से और एब्जॉर्ब करना हाई रिजोल्यूशन इक्विपमेंट की यूज़ से आपको किसी भी चीज़ को, जैसे ये है तो इसको इसके अंदर और क्या क्या आपको विजिबल हो सकता है। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रा को अच्छे से देखना। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आपने जो सर्कल माना हुआ था ना किसी भी ऑर्बिट को, वो आपने सर्कुलर फॉर्म में माना हुआ था। इन्होंने ये कंसिडर किया है कि वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर नहीं है, वो इलिप्टिकल की फॉर्म में है। ठीक है, तो जस्ट मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगी और उसका फॉर्म लिखूंगी। ठीक है ना बेटा, तो इसको पूरा डिराइव नहीं कर रही हूँ, जस्ट इतना ही मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये कोई आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर आपका कोई ए है और बी है। ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होती है ना, ये आपकी मैंने बी माइनर एक्सिस मान ली, ये ए मैंने मेजर एक्सिस मान ली है। यहाँ पे मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना बेटा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है मेरा जो कि किसी भी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये मेरा प्लस जेडी चार्ज, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और जो ये एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ वो कितना ले लिया मैंने, थीटा ले लिया है। ठीक है, अब अगर इतना हो रखा है तो इन्होंने क्या क्या चीज़ लिखी है वो लिख लीजिए इसके बारे में। कंसिडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास m and charge -e in an elliptical orbit with nucleus, जिसके ऊपर चार्ज है बेटा आपका प्लस जेडी, एट वन फोकस द instantaneous position of electron described in polar coordinate
r and theta, which is periodic function of time and must be quantized separately। ठीक है, हमने जो भी पूरा वो दिखाया है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, वो अब बेटा किसके उसमें हमने आर एंड थीटा की फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में उसको बताया है। ठीक है, तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने इसको बताया है तो लिख लीजिए कि किस अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं, पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच, इसकी फॉर्म में। और अगर किसके उसमें बताएं हम, थीटा की फॉर्म में, तो ये हमारा कैसा लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू के एच। ठीक है, तो हमारा जो सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल है, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसको किसकी फॉर्म में बताया है, एन और के की फॉर्म में। यानी कि एन क्या है आपका रेडियल, ठीक है, और के क्या है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। वैसे तो आपका जो पूरा का पूरा एन होता है, स्मॉल एन, ओनली स्मॉल एन, ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन ये जो एन आर है, ये है आपका रेडियल क्वांटम नंबर, और जो आपका के है वो है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब इतना अगर आपको पता चल गया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि ये जो आपका रेडियल और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है, इसके बेस पे उन्होंने इस मेजर और माइनर एक्सिस को क्या कर दिया, एक्सप्लेन करके बताया है एक फॉर्मूले से। ठीक है, आपको वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया है, उन्होंने बताया है कि जो रेशियो है आपका ऑफ माइनर टू मेजर एक्सिस इज, क्या है आपका, माइनर है आपका बी, मेजर है ए, तो इसका जो रेशियो बताया है वो बताया है बेटा के बाई एन। ठीक है, तो के बाई एन आपका क्या है, पूरा रेशियो है। ठीक है, जहाँ पे जो आपका ए है वो आपका डिनोट होता है ए नॉट एन का स्क्वायर बाई जेड से, और जो आपका बी है वो क्या है, ए नॉट एन के बाई जेड। ठीक है, जहाँ पे ए नॉट आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एन है, एन आर आपका क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर, लेकिन ये एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, एन क्या है आपका बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके अंदर क्या होता है, मैंने क्योंकि इसका पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन नहीं करवाया है, मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मेरा इसके अंदर मूव कर रहा है, ये मैंने आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट माना हुआ है। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो आपका, जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर हमारे सिंपल एक्स वाई डायरेक्शन, और आपने क्योंकि आगे जैसे आपके आया होगा तो आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े होंगे, है ना, तो इसको थीटा की फॉर्म में भी हम बता सकते हैं। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, हमने उसको उसकी तरीके से यहाँ से एज्यूम किया था कि हम ऐसे इसको बता सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, जिसके अंदर हम हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बताएंगे, क्योंकि हमें इसका ही शेप एंड साइज़ को ही, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट जब वो किसी भी उसमें मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो उसका शेप एंड साइज़, उसकी एनर्जी ही तो निकालना इसका मेन मकसद था ना। तो ये कह रहा है कि अगर वो निकालना है तो आपको ये रेशियो इसके अंदर निकालना था। जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे जो इस फैक्टर की जगह आता है वो आता है एन आर प्लस में के।
तो जो कॉम्बिनेशन होता है n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है बेटा nr प्लस में k यानी कि आपका रेडियल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, तो बस ये मकसद मेरा इसलिए है कि ताकि हम जब वेक्टर एटम मॉडल के ऊपर आएँ तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ इन्होंने कुछ कहा था जिसके बेस पे हमने ये चीज़ निकाला था और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह गई थी। ठीक है, उसके बाद रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर्म भी आई थी। तो आज एक बार इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा सोमरफील्ड का ही पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करें, हमारा वेक्टर एटम मॉडल को स्टार्ट कर लें। ओके, तो ए इस फॉर्म में और बी इस फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, शेप एंड साइज निकालते हैं। फॉर शेप एंड साइज ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, अब क्या करते हैं, हम शेप एंड साइज आपका इवेल्युएट करेंगे किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे जेड क्या होगा अपना बेटा स्टार्टिंग में ही हम 1 करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये है तो पहला हम लेके चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर n 1 है तो आपको पता है n आपका nr प्लस में k है, या तो इसको 1 ले लेते हैं, ये nr 0 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, nr यानी कि रेडियल क्वांटम नंबर को 0 कर दिया और आपका k को कितना कर दिया, 1 कर दिया। अगर इस तरीके से किया मैंने तो यहाँ पे देखो ये तो 1 हो गया, तो a और a नॉट की वैल्यू, a की वैल्यू लिखो, n 1 हो गया, z भी 1 है, a तो किसके इक्वल आ गया बेटा a नॉट के। ठीक है, और b किसके इक्वल हो गया, n भी 1 है, k भी क्योंकि मैंने 1 ही ले रखा है और z मेरा 1 था ही। ठीक है, तो b भी किसके इक्वल हो गया, a नॉट के। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कुछ और नहीं, आपका a और b दोनों इक्वल है, तो ये आपका कैसा बना के चल रहा है, आपका पूरा का पूरा सर्कल बना के चल रहा है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी हो गई आपकी, a नॉट हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये सारा ही इसका a नॉट है, ये भी a नॉट है, ये भी a नॉट है, कहीं से भी ले लो सारा कितना है, a नॉट है। ठीक है, तो आपका एक ये तो हो गया, तो इसका मतलब ये तो क्या रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज बोहर्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस a नॉट। ठीक है, अब बोहर ने तो क्या की थी, बस ये वाली बता दी थी, उसके बाद जब हम हायर गए तो वो एक एक वैल्यू को ही बता के चल रहा है, उसके फाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से बताया नहीं पाया। ठीक है, यानी कि वो अच्छे से उसको बता नहीं पाया। अब क्या करना है, देखो अब हमने इतना तो इसका कर लिया, अब नेक्स्ट ऑर्बिट के ऊपर भी तो चले ना बेटा, एक ही ऑर्बिट से काम कोई ना चलेगा, है ना, तो एक और ऑर्बिट लेके चलते हैं। ठीक है, एक और ऑर्बिट के लिए लेके चले तो इसके अंदर 2 केस बन जाएंगे, क्या, क्योंकि हमें k की वैल्यू को हम 0 नहीं कर सकते, है ना, तो k की वैल्यू को 0, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर आप ध्यान रखो केमिस्ट्री में भी है ये चीज़, k की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो k की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया। और क्योंकि n इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मैंने अभी बताया था, रेडियल क्वांटम नंबर प्लस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर n की वैल्यू आपको 2 चाहिए तो इन दोनों को 1 1 पुट कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ से रेडियल क्वांटम नंबर की वैल्यू को भी 1 कर दिया। अगर ये कर दिया तो आपके पास जो फॉर्मूला था क्या था, a इज इक्वल टू a नॉट n का स्क्वायर बाय z, और b की वैल्यू कितनी थी बेटा, a नॉट n k बाय, बताइए, a नॉट n k बाय z था आपका। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू आपकी 1 है और n भी क्योंकि 2 है यहाँ पे और z आपका 1 था, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, अब a की वैल्यू कितनी हो गई, इसके अंदर देखो n आपका कितना हो गया, क्योंकि n r और ये दोनों की दोनों कितना हो गया 2, तो 2 a नॉट। ठीक है, और उसके बाद b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ से, a नॉट n k, n की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई 2 a नॉट। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बेटा n का स्क्वायर है, a n का स्क्वायर
जेड, ये रहा ए इज इक्वल टू ए नॉट एन का स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो ये कितना है, ए इज इक्वल टू ए नॉट एन का स्क्वायर बाय जेड, तो एन का स्क्वायर करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 4 ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसके लिए आ गया, और एक और आपको एक और भी तो फॉर्म बन सकती है, क्या बन सकती है कि मैंने के को ही 2 पुट कर दिया। ठीक है, और रेडियल क्वांटम नंबर तो 0 तक जा सकता था, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, रेडियल क्वांटम नंबर 0 1 इस तरीके से जा सकता है, के की वैल्यू 1 2 इस तरीके से जा सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। अब इसके अंदर k2 है, लेकिन n तो अभी भी 2 ही रहा। ठीक है, तो a की वैल्यू इसके अंदर कितनी हो गई बेटा, वही 4a0 हो गई, और b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे n कितना है आपका 2, और k भी 2 ही है, तो 2 2 से कितना हो गया बेटा 4a0। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पूरा का पूरा ग्राफ बना के देखें तो एक चीज़ ध्यान दो, अब इसमें 2 तरीके के आपके ये बनेंगे। ठीक है, क्या 2 तरीके के बनेंगे वो चीज़ ध्यान में रखना। आप ये कह रहे हो कि ए तो आपका फिक्स है 4a0 का, हाँ ठीक है 4a0 है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरे के उसमें आपका एक की जो बी है ना, वो एक में क्या है आपका 2a0 है। ठीक है, तो ये पूरा किसका बन गया आपका, जहाँ पे जो b है वो तो कितना है आपका 2a0, और जो a है वो 4a0। इसका मतलब तो ये तो हो गया बेटा n इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने एक और बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर a तो मेरा इतना ही चल रहा है, लेकिन जो मैं b बना रही हूँ ना वो मेरा बड़ा बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2a0 है, इसका थोड़ा सा इतना ही मेरे को और चाहिए। क्यों, क्योंकि इस वाले के अंदर कितना है 4a0, ये तो सर्कल फॉर्म है जहाँ पे a और b दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये किस में बन रहा है आपका सर्कुलर फॉर्म में, जो कि जिसकी b की वैल्यू कितनी है आपकी 4a0 और a की वैल्यू तो 4a0 थी ही। तो ये किसके लिए हो गया n इज इक्वल टू 2, जहाँ पे आपने k भी कितना लिया था 2 लिया था। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि हमने एक ही ऑर्बिट के अंदर चीज़ें अलग अलग कर दी, लेकिन उनकी एनर्जी सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एनर्जी उसकी सेम होगी तो ये जो फाइन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का बताने के लिए, ये भी क्या हो गया इसके अंदर से फेल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा तो उसने किया कि हाँ भाई थोड़ा सा बता दिया, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो रही है आपकी डीजनरेट आ रही है। ठीक है, तो डीजनरेसी जब आती है तो इसका मतलब ये भी हाई स्पेक्ट्रा को बताने के लिए फेल हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे दिस ऑल ऑर्बिट degenerate because all will have same energy due to same value of n, क्योंकि n की वैल्यू हमने इसके उसमें 2 रख रखी है, तो कुछ ज़्यादा फर्क इसके अंदर नहीं आया, और एनर्जी जो वैल्यू है इनकी वो क्या कर रही है, डीजनरेसी आ रही है उनकी वैल्यू के अंदर। ठीक है, हैंस दिस फेल्स टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सबने लिख लिया इतना, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जो सोमरफील्ड था वो भी नहीं बता पाया, और सोमरफील्ड ने थोड़ा बहुत इसके ऑर्बिट को थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन और ज़्यादा जब करने लगा तो बाद में उसकी एनर्जी के अंदर डीजनरेसी आ गई। ठीक है, अब इसकी एनर्जी के अंदर जो डीजनरेसी आई है उसको रिमूव करने के लिए सोमरफील्ड ने क्या किया, रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर्म लगा दी। ठीक है, in order to explain fine spectra, Sommerfeld used
relativistic Sommerfeld applied relativistic correction to his work, where he uses relativistic expression of काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या उन्होंने यूज़ किया? उन्होंने ये कहा कि जो आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, जैसे mv हाफ mv², इस तरीके से नहीं, उन्होंने रिलेटिविस्टिक फॉर्म में इसको यूज़ किया है। जैसे आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, तो उसी टाइप से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी में रिलेटिविस्टिक फॉर्म लगाई है, जो फॉर्मूला है आपका mc² 1 माइनस में √1 माइनस में v²/c² माइनस में 1। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला फॉर्म लगाया था, जिससे जो उनकी एनर्जी के टर्म आई है, मैं पूरा नहीं करा रही बेटा, जस्ट ये आपको बताने के लिए, ताकि आप उसको समझो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से कुछ आया है। ठीक है, तो ये आपकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये आ गई। ठीक है, इसको आपको पूरा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप अपनी नोटबुक में लिख के रखें, क्योंकि आपको कम से कम ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि हाँ हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जब उनकी जो एनर्जी फॉर्म है ये आ गई। ठीक है, उसके बाद जो आई आपकी, उनकी एनर्जी सेम नहीं रही। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपने जो ऊपर इस तरीके का फॉर्मूला बताया था ना कि B/A = K/N, तो उस तरीके से ना करके आप इस तरीके से उसकी एनर्जी की फॉर्म, जो आपकी एनर्जी है उसको ये लेके चलें। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म जो है आपको अब क्या करनी है, ये वाली रखनी है। करेक्ट? ठीक है बेटा, अब आगे नेक्स्ट कल करेंगे वेक्टर एटम मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।